ये पीईटी 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर है पूरा। और इसका हम यहाँ पे आज सोल्यूशन देखते हैं। ये एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा। और एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों में डाउट है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे बता दूंगा। बाकी उनके जो डाउट हैं वो तो आंसर की आने के बाद ही कंफर्म होगा, जब आयोग के थ्रू आंसर की आएगी तो। ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो कि 28 अक्टूबर 2023 को हुआ। तो इसके हम सारे वन बाय वन आंसर देखते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रश्नों के कौन कौन से उत्तर हैं। ठीक है। तो इसमें ये सबसे पहले तो एक गद्यांश दिया था 1 से लेके 5 प्रश्न तक, जो कि ये पूरा एक डिटेल है। तो हम सिर्फ प्रश्न प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट था, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, हिंदी का जो ये गद्यांश था, इससे समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इनके लिए उत्तरदायी कौन है? तो वो है राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद इस गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न है, वो शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो ये विशेषण और एक विशेषण शब्द है जो कि इक प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें चौथा इस गद्यांश का प्रश्न है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे जो वंचित वर्ग है वो है मलिन बस्तियां, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा इसका। इसके बाद गद्यांश का ये जो पांचवा यानी आखिरी प्रश्न है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो शोषण का शिकार जो लोग होते हैं वो होते हैं वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। ठीक है। तो यहाँ पे ये गद्यांश जो पांचों आए थे उसके हमने आपको यहाँ पे आंसर क्लियर किए। इसके बाद फिर ये दूसरा एक गद्यांश है 6 से लेके 10 प्रश्न तक का। तो इनके हम डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें इसमें जो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें लिखा है, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है कि सही नहीं है। आप गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। तो ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न है, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो समास है वो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। ठीक है। इसके बाद खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो ये जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इस गद्यांश का, क्या भिक्षावृत्ति देश के लिए एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा अगेन, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। तो इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न है, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो वो क्यों हो जाते हैं? तो अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऑप्शन ई या ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। तो ये दो गद्यांश हिंदी के थे। इसके बाद फिर इसमें मैथमेटिक्स का प्रश्न है 11 से लेकर 15 तक का। तो ये पूरा एक ग्राफ दिया गया है, इसकी हम डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा 129.03%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों पर जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है? तो ये जो अनुपात है वो है 24/43। नेक्स्ट है इसमें, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात है। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो है 190/325। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। 14वां प्रश्न है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो है ये 80.51% है। इसके बाद इसका 15वां प्रश्न है, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर और जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1650। इसके बाद फिर एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसके इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं हम डायरेक्ट इसके प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे है, ये एक पाई चार्ट का प्रश्न था।
यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो टाइम होगा वो होगा 6.67 मिनट। ठीक है। 17 है, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात होगा। तो क्या अनुपात होगा? तो ये होगा 14/11, यानी 14:11। इसमें 18वां प्रश्न है, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 8 मिनट। इसके बाद टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 7:9, यानी 7/9। 20वां प्रश्न है, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय में लगभग कितने मिनट अधिक है? तो 20वें का जो सही आंसर होगा वो होगा 1.67 मिनट अधिक है। फिर यहाँ पे एक तालिका चार्ट दी गई है और उसके हिसाब से आंसर करने हैं। तो हम इसके डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। ये 21 से 25 तक के प्रश्न हैं पूरे। तो प्रश्न संख्या 21 है, 2020 में पांचों देशों के एक साथ निर्यात आयात का अनुपात क्या है? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेलों की औसत खपत क्या है? तो ये होगा 1680। इसके बाद 2022 में प्रत्येक 5 देशों में से कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2054, यानी 2054। प्रश्न संख्या 24 है, इसमें 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक रही? तो ये रही सबसे अधिक बांग्लादेश में। इसके बाद 25 है, 2022 में निम्नलिखित में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो ये जो था मालदीव का। ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है इसमें। फिर उसके बाद 26 से लेकर 30 तक का एक तालिका चार्ट दिया गया है और यहाँ पे इससे रिलेटेड आंसर आपको करने हैं। तो इसमें जो प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 है। इसमें है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया? तो यहाँ पे मिलाया बी ने। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है और बी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? लगभग में पूछा गया है। तो ये होगा 83.55%। इसके बाद सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो कितने लीटर पानी मिलाया गया? तो ये 456 लीटर पानी मिलाया गया यहाँ पे। व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है? लगभग पूछा गया है। तो ये होगा 65 लीटर। इसके बाद व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? तो यहाँ पे जो संबंधित अनुपात है वो 3:17 है, 3/17। ठीक है। इसके बाद फिर ये जीएस के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 31 से, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक अंग थे, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ नहीं था, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, ये सब था। प्रश्न संख्या 32 है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ब्यास और सतलुज, यानी 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर है प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो ये बन गया था पूना। उसके बाद इसमें महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 हम देखते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये स्वराज पार्टी का गठन किया था, यानी 35 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। 36 है, 1722 में डैश की सूबेदारी समाई राजा जय सिंह को दे दी गई थी? तो मालवा की। इसके बाद
निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो यहाँ पे 37 का सही उत्तर है अब्दुल निस्तार। इसके बाद 38 है, 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो वे सैन फ्रांसिस्को में। इसके बाद शिरोई शिरोए कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? तो यहाँ पे 39 का सही आंसर होगा, ये होगा मणिपुर का। इसके बाद कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये है सी, कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद 41 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे खान के नाम से भी जाना जाता था? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके बाद प्रश्न संख्या 42, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है वहाँ पे। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार जो है ये राजस्थान में स्थित है। और प्रश्न संख्या 45 है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी उत्तर पूर्वी मानसून है ये। प्रश्न संख्या 46 हम देखते हैं, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो बागवानी के लिए है। और 47 है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, ये मंजूरी देती है, सीएसीपी इसकी मंजूरी नहीं देता है। इसके बाद 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी राउट टू वर्क की गारंटी देना है? तो यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके बाद प्रश्न संख्या 49, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ये धारा 100 के अंतर्गत बनाए। 50वां प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो वो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो 52 का जो सही उत्तर होगा वो होगा नाबार्ड। प्रश्न संख्या 53, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था अधिकारों का बिल यानी बिल ऑफ राइट। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये दिसंबर 1992 में पारित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेथेनॉल। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो यह है प्लूटो। और प्रश्न संख्या 58 है, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही होगा इस ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसमें सौर रज्जु होते हैं। ठीक है। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये एक सोल प्रकार का कोलाइड है। और इसके बाद फिर ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये थोड़ा साफ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है पूछा गया है, तो इसमें नंबर्स दिए गए हैं। प्रश्न क्या जो 60 इसमें दिया गया है, 5/8, 11/17, 9/13 इस हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9/13, 11/17 और 5/8। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 61 यहाँ पे दिया गया 0.081 अपन 0.064 मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो उसका वर्गमूल हमें निकालना था यहाँ पे। तो इसका जो वर्गमूल होगा, सही आंसर इसका होगा वो होगा 0.34। ठीक है। और जो 62 नंबर का क्वेश्चन है,
8 की पावर -1 -9 की पावर -1 होल की पावर -1, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 10। और उसके बाद ये बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा मैथोनोइक अम्ल। ठीक है, ये एक प्रश्न है पूरा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे शुरुआती, ये पूरा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है 64 का वो होगा ए, यानी 6.75 एवरेज इसका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रश्न दिया गया है, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर, शेष वेतन 25% मनोरंजन 20%, ये इस तरह से जो दिया गया है दिव्या का, इसमें मासिक वेतन पूछा गया था। तो 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी 32,000, यानी 32,000 रुपये। ठीक है, तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पुलिंग हैं? तो यहाँ पे जो पुलिंग है वो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये पुलिंग है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, बाकी सारे गलत हैं। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो वो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर कहा गया है। और निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो डावाडोल, अस्थिर, ये सही नहीं है। 70 है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, ये है। उसके बाद फिर 71 नंबर में कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? तो 71 का जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे, तो एनिवर्सरी है, ये गलत लिखा हुआ है, डबल एन होना चाहिए। 72 है, चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो इसका एंटोनिम लिखना था, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस प्रश्न को अभी कन्फ्यूजन में ही रखिएगा, इसको हम बाद में कमेंट करेंगे। और फिर 73 का जो है प्रश्न है, पुट द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, द आई एम द पर्सन हु इज होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 74 और 75 ये एक पैराग्राफ के प्रश्न है। तो 74 नंबर का जो प्रश्न है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, तो ये होगा हिमाद्री रेंज, और नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, तो ये इसके सही आंसर होंगे। इसके बाद 76 ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये जो दिन था वो था बुधवार। और फिर ये 77 नंबर का प्रश्न है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, इस तरह से पूरा। तो इसका जो सही आंसर है 77 का वो होगा, एक मिनट, 77 का जो सही आंसर होगा वो होगा पी माइनस एम प्लस एन मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, और फिर 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कूट भाषा में एट द रेट और सारी चीज़ें की गई हैं ये। तो यहाँ पे इसका हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी 58। 79 में आपको एक संख्या इसमें से गलत छांटनी थी कि कौन सी गलत है, तो यहाँ पे 634 जो है ये गलत संख्या है। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 है, तो ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, तो 80 का डायरेक्ट आंसर हम देखते हैं, तो इसका आंसर सही होगा, यदि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक है, इसके बाद फिर 81 है, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब, इसमें पूरा ये सब दिया गया, तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 2018। और 82 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों और नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो वो है सुस्वागतम। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो ये जो पहला सदस्य है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और 84 जो प्रश्न है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी? तो ये जो मसाल सौंपी है ये ब्राज़ील को सौंपी है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 85 है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये जो शुरू किया जाएगा वो इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने
भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में एनसीएपी लॉन्च किया है। तो एनसीएपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये न्यू कोर असेसमेंट प्रोग्राम है। और अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के। और इसमें नेक्स्ट है फिर, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो इसका जो नाम है वो है त्रिशूल। और मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो स्थित है यह है सिक्किम में स्थित है। और प्रश्न संख्या 90 है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिला की आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे जो सही है वो आवेदन के कैलेंडर में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 60 वर्ष से कम है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 91 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष में के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये हाथी के लिए है, एलिफेंट के लिए है। प्रश्न संख्या 92 है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ये जो है ये केरल की है। और 93 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है मैसूर कर्नाटक में। और 94 नंबर का प्रश्न है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से शासनकाल के दौरान किया गया? तो ये काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया। और नेक्स्ट है इसमें, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। इसके बाद 96 नंबर का प्रश्न है, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला जो है ये बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। और इसके बाद है, पेरुंगदाई कोंगू वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये जो है तमिल साहित्य से संबंधित है। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो ये जो कर दिया गया था अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 99 है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो वो हैं 193। और निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो ये जो भाषा है वो है दिवेही। ठीक है। तो ये पूरे प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पे लिए हैं। इसमें 1 या 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे संदेह है, उनके बारे में हम आपको कमेंट कर देंगे। बाकी जितने भी प्रश्न के आंसर बताए गए हैं वो पूरे के पूरे करेक्ट हैं एकदम। आप अपने आंसर की मिला सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके कितने इसमें से सही आ रहे हैं। ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।